हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैन्स अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं वचन, जिसकी ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे वचन क्या, यानी कि वचन की परिभाषा क्या है, वचन के कितने भेद होते हैं तथा वचन को कितने रूपों में बनाया जाता है। उन सभी को हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के रूप, यानी कि उसका एक रूप बचा था जो है सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सविभक्ति रूप। ये होता क्या है? सविभक्ति का अर्थ होता है, सा का मतलब होता है साथ, और विभक्ति का अर्थ होता है कारक या परसर्ग। जिन संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह हो उन्हें हम सविभक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह हो उन्हें हम क्या कहेंगे? सविभक्ति। और निर्विभक्ति का अर्थ होता है जिनके साथ कारक चिन्ह ना हो। जिन संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्विभक्ति का या निर्विभक्ति रूप। तो आज हम लोग देखेंगे सविभक्ति रूप। पॉइंट बनाए। दूसरा रूप कौन सा है? सविभक्ति रूप, यानी कि संज्ञा के साथ कारक चिन्ह। सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप के हम लोग नियम पढ़े थे, इसमें भी सविभक्ति के नियम पढ़ेंगे। सविभक्ति रूप के नियम क्या है, इनसे जो शब्द बनते हैं वो कौन से बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, इनको हम इसमें जानेंगे। सविभक्ति का अर्थ क्या होता है कि जिस संज्ञा के साथ क्या है, जिस संज्ञा के साथ क्या हो, कारक चिन्ह हो। जिस संज्ञा के साथ कारक चिन्ह हो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे सविभक्ति। उन्हें सविभक्ति रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सविभक्ति रूप कहते हैं। इससे जो नियम बनते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सविभक्ति का पहला नियम। जो पहला नियम क्या है, पॉइंट बनाएंगे। नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर 1 यानी रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 यानी नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि निर्विभक्ति रूप के साथ बहुवचन संज्ञा हो। कैसी संज्ञा होनी चाहिए? जो निर्विभक्ति शब्द हो उनके साथ बहुवचन संज्ञा होनी चाहिए। किसी भी बहुवचन संज्ञा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो। क्या है? जो निर्विभक्ति संज्ञाएं दी गई हो उसमें उनमें किसका प्रयोग किया जाए? कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए। और उनमें अंत में क्या लगाया जाएगा? या यो। किसका प्रयोग करेंगे? ओ तथा यो का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1 क्या, एक बार फिर से सुनिए कि निर्विभक्ति संज्ञा या निर्विभक्ति रूप में बहुवचन संज्ञा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो। किनका? कारक चिन्ह या परसर्गों का प्रयोग हो। उनके अंत में यो तथा ओ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? यो तथा ओ जोड़ देते हैं। नोट करेंगे। निर्विभक्ति बहुवचन संज्ञा के साथ बहुवचन
संज्ञा के किसी भी शब्द के साथ, किसके साथ, किसी भी शब्द के साथ कारक चिन्ह आते हैं तो उनके अंत में ओ तथा एओं का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओ तथा एओं का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओ तथा एओं का प्रयोग करते हैं। क्या है कि निर्विभक्ति, यानी कि ऐसी संज्ञा हो जिसमें कारक चिन्ह बहुवचन के रूप में हो, उनके शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग हो, तो उनके अंत में हम क्या जोड़ेंगे? ओ तथा एओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिया लड़का, क्या लिया? लड़का। ये हमने संज्ञा ली। अब इसे हम लिखेंगे निर्विभक्ति रूप में, तो इसका निर्विभक्ति रूप क्या बन जाएगा? तो इसका निर्विभक्ति रूप बनेगा लड़के। बहुवचन में निर्विभक्ति रूप क्या बनेगा? लड़के। अब इसका सविभक्ति रूप बनाया जाए तो इसका क्या बनेगा? इसका सविभक्ति रूप बन जाएगा लड़कों। क्या बनेगा सविभक्ति रूप? लड़कों या लड़कों ने। इसकी हमने संज्ञा ली थी लड़का, इसका निर्विभक्ति रूप है लड़के। अब इसका सविभक्ति रूप क्या बन गया? लड़कों। या फिर यहां जोड़ेंगे लड़के ने। निर्विभक्ति रूप में क्या जोड़ दिया हमने? कारक चिन्ह। ने है या का है कि या कोई भी कारक चिन्ह जुड़ा हो तो उसके परसर्ग उसका सविभक्ति रूप क्या बन जाएगा? लड़कों। या उसके अंत में कौन से शब्द जुड़ जाएंगे? ओ तथा एओं। जैसे हमने एक शब्द और लिया लड़की, क्या लिया? लड़की। इसका निर्विभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो इसका निर्विभक्ति रूप बन जाएगा लड़की ने। क्या? लड़की ने। अब इसका सविभक्ति रूप बनाएंगे तो इसका सविभक्ति रूप बन जाएगा लड़कियों ने। क्या बनेगा? लड़कियों ने या लड़कियों। लड़कियों ने। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए, जो इसमें ओ तथा इयों दिए गए हैं, इनका प्रयोग कहां कहां होता है? जो इसमें ओ शब्द दिया गया है, कौन सा? ओ, ये वाला। इसका प्रयोग कहां होता है? किसका? ओ तथा इयों का प्रयोग। ओ का प्रयोग। किसका प्रयोग? ओ का प्रयोग। ओ का प्रयोग कहां किया जाता है? ओ का प्रयोग अकारांत या आकारांत, उकारांत या उकारांत संज्ञाओं के साथ करते हैं। कौन कौन सी? अकारांत या आकारांत, लघुआ या दीर्घा। उकारांत या उकारांत संज्ञाओं के साथ करते हैं, यानी लघु उ या दीर्घ उ संज्ञाओं के साथ करते हैं। नोट करेंगे इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं? अकारांत, अकारांत या आकारांत, अकारांत या आकारांत
उकारांत तथा उकारांत या उकारांत कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? आकारांत, आकारांत, उकारांत तथा उकारांत संज्ञाओं में करते हैं। किसका प्रयोग? संज्ञाओं में करते हैं। किसका प्रयोग? ओ का प्रयोग। किसमें करते हैं? जो अकारांत या आकारांत, उकारांत या उकारांत संज्ञाएं होती हैं उनमें। अब कहोगे ये होते क्या है अकारांत या आकारांत? इन सब शब्दों को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हम इनको बिल्कुल डिटेल से बता चुके हैं पिछली क्लास में, तो उस क्लास को सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। मतलब इसका अर्थ होता अकारांत का अक्षर के अंत में। जो आ शब्द है शब्द के अंत में है तो क्या बोलने में यह आ रहा है कि अकारांत, यानी आ बड़े अक्षर के अंत में जो शब्द होता आ शब्द है या आ बड़ा शब्द यानी दीर्घ है, ये भी शब्द के अंत में आए। ये बोलने से ही अर्थ निकला अकारांत या उकारांत। तो ओ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अकारांत या आकारांत, उकारांत या उकारांत, इनसे संबंधित जो संज्ञाएं होती हैं उनमें ओ का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा था हमारा इसमें यो। कौन सा शब्द है? यो का प्रयोग। यो का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यो का प्रयोग, तो यो का प्रयोग करते हैं इकारांत या इकारांत संज्ञाओं के साथ। किसके किसके साथ करते हैं? इकारांत या इकारांत संज्ञाओं के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? इकारांत या इकारांत संज्ञाओं के साथ करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इकारांत या इकारांत संज्ञाओं के साथ? इयों का प्रयोग। किसका? इयों का प्रयोग। जैसे हमने उदाहरण में लिया लड़की, इसमें ई शब्द के अंत में आई। क्या इसमें जो ई स्वर है ये शब्द के अंत में आया। जब हम इसे लिखेंगे, इसका सविभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका सविभक्ति रूप बनाएंगे तो हो जाएगा लड़कियों। तो उसमें कौन सा शब्द बाद में अक्षर बड़ा बाद में जुड़ा? इयों। कौन सा वर्ड जोड़ दिया गया? इयों। इसमें इकारांत है इकारांत में दी गई संज्ञाओं में। इतनी बात समझ में आई। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, इसमें आप देखेंगे उदाहरण। पहले देखेंगे संज्ञा। संज्ञा में एक शब्द लिया हमने जैसे लड़का। अब निर्वृत्ति रूप में निर्विभक्ति रूप, इसके बाद सार्वभक्ति रूप। सार्वभक्ति रूप, इसकी संज्ञा है लड़का। क्या है? लड़का। और इसका निर्वृत्ति रूप क्या बन जाएगा? लड़के या लड़के ने। निर्वृत्ति रूप क्या बना? लड़के। और इसका सार्वभक्ति रूप क्या बन जाएगा? लड़कों। क्या बना? लड़का। लड़कों क्यों बना? इसमें जो संज्ञा दी गई थी लड़का, इसके अंत में क्या था? दीर्घा। कौन सा शब्द बड़ था बाद में? कौन सा स्वर था? तो इसमें अंत में था दीर्घ आ का प्लस दीर्घा।
इसलिए इसका साविभक्ति रूप क्या बन गया, तो इसलिए इसका साविभक्ति रूप बन गया, क्या बना, लड़कों। इसी प्रकार हमने दूसरा शब्द लिया इसमें भक्त, क्या, भक्त। तो भक्त का निर्विभक्ति रूप क्या बनेगा, तो भक्त का निर्विभक्ति रूप भक्त ही रहता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भक्त का रूप निर्विभक्ति रूप क्या बनेगा, तो भक्त का निर्विभक्ति रूप बन जाएगा भक्ति ही रहेगा। क्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद आती है इसका साविभक्ति रूप भी भक्त रहेगा, तो इसका साविभक्ति रूप भक्त नहीं रहेगा, तो इसका साविभक्ति रूप बन जाएगा भक्तों ने या भक्तों। साविभक्ति रूप क्या बन गया, भक्तों। इसी प्रकार हमने इसमें दूसरा शब्द लिया, क्या लिया, स्त्री। कौन सा शब्द लिया हमने, शब्द लिया स्त्री। संज्ञा शब्द है हमारा स्त्री। अब बात आती है इसका निर्विभक्ति रूप क्या बनेगा, तो इसका निर्विभक्ति रूप भी क्या रहेगा, स्त्री ही रहेगा। क्या रहेगा, स्त्री या स्त्रियां। क्या रहेगा निर्विभक्ति रूप, स्त्रियां। अब इसके सर्वविभक्ति रूप क्या बन जाएगा, तो इसका सर्वविभक्ति रूप बन जाएगा, क्या बनेगा, स्त्री। सर्वविभक्ति रूप क्या बना, स्त्रियों। इतनी बात समझ में आई। अब इनका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने एक वाक्य लिया, वाक्य प्रयोग क्या, वाक्य प्रयोग। तो इसमें हमारा वाक्य क्या रहेगा, तो इसमें हमारा वाक्य रहेगा कि इस स्कूल के लड़के मैदान में खेलते हैं। तो इसका एक वचन क्या बनेगा, तो इसमें हमने शब्द वाक्य लिया, इस विद्यालय का लड़का खेलता है। ये तो हमारा हो गया एक वचन, क्या कि इस विद्यालय का लड़का खेलता है। ये तो वाक्य हमारा एक वचन। अब इसका हम बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे, जो ये साविभक्ति रूप में पहुंच जाए। तो इसका बहुवचन बनाएंगे कि इस विद्यालय के लड़के खेलते हैं। बनेगा कि इस विद्यालय, क्या इस विद्यालय के लड़के खेलते हैं। क्या बनेगा इसका बहुवचन, निर्विभक्ति रूप का बहुवचन, कि इस विद्यालय के लड़के खेलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बहुवचन, बहुवचन। क्या हो गया, बहुवचन। अब बात आती है वाक्य है किस रूप का, निर्विभक्ति रूप का है या साविभक्ति रूप का। तो आप लोग बताएं ये निर्विभक्ति रूप का वाक्य है या फिर साविभक्ति रूप का वाक्य है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या है, निर्विभक्ति रूप। कौन सा रूप है ये, निर्विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम लोग जानेंगे साविभक्ति वाले वाक्य।
यानी जब साविभक्ति वाला वाक्य पूछ दिया जाए तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अगला वाक्य हमने लिया, हाथी ने या हाथी पेड़ तोड़ रहा था। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, ये एक वचन है या बहुवचन। तो ये तो एक वचन है, लेकिन ये रहेगा निर्विभक्ति में। और साविभक्ति वाला कैसे बनेगा, तो साविभक्ति वाला बन जाएगा कि लड़के ने हिंदी पढ़ी थी, क्योंकि इसमें साविभक्ति में कारक चिन्ह भी चाहिए होता है। इसमें क्या कोई कारक चिन्ह प्रयोग हुआ नहीं, तो इसलिए ये कौन सा रूप है, तो ये तो हमारा हो गया निर्विभक्ति रूप। तो साविभक्ति वाला कैसे बनेगा कि लड़के ने हिंदी पढ़ी थी। ये तो इसका एक वचन हो गया। अब बात आती है कि साविभक्ति का बहुवचन कैसे बनेगा। ये कैसा है, ये वाक्य हो गया हमारा एक वचन। कैसा हो गया, एक वचन। अब इसका बहुवचन क्या बनेगा, आप सभी लोग बताएं फटाफट, क्या बनेगा इसका बहुवचन। बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं कि लड़कों ने हिंदी पढ़ी थी। क्या है कि लड़कों ने हिंदी पढ़ी थी। ये क्यों आ गया, क्योंकि इसके साथ क्या है, कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह यानी परसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए लड़के का क्या हो गया इसका बहुवचन, तो लड़के का बहुवचन हो गया लड़कों। लड़कों ने हिंदी पढ़ी थी। तो ये हो गया इसका बहुवचन। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग साविभक्ति का नियम नंबर 2। ये तो था नियम नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, नियम नंबर 2 क्या है कि जो संज्ञा आकारांत हो लेकिन कैसी हो, पुल्लिंग, कि जो संज्ञा आकारांत और पुल्लिंग हो, यदि वाक्य में उनके साथ कारक चिन्ह आ जाता है, क्या है कि यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो ऐसी संज्ञाओं में किसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसी संज्ञाओं में ए का प्रयोग करते हैं। क्या है नियम नंबर 2 कि जो संज्ञा आकारांत हो, कैसी हो, आकारांत हो, लेकिन होनी कैसी चाहिए, पुल्लिंग। अगर उनके वाक्य में कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। नोट करिए नियम नंबर 2 कि ऐसी संज्ञा जो आकारांत एवं, आकारांत तो हो लेकिन कैसी होनी चाहिए, पुल्लिंग, और कैसी, पुल्लिंग के साथ एक वचन होनी चाहिए। कि ऐसी संज्ञा जो आकारांत हो एवं पुल्लिंग हो, कैसे हो, पुल्लिंग हो, और कैसी होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, पुल्लिंग हो और एक वचन हो। अगर इनके वाक्य में, अगर इनके वाक्य में कोई कारक चिन्ह आ जाता है, कोई
कारक चिन्ह आ जाता है तो इनके वाक्यों, इनके शब्दों में या इनकी संज्ञाओं में, तो इनकी संज्ञाओं में ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। क्या है नियम नंबर 2 कि ऐसी संज्ञा जो अकारांत हो और पुल्लिंग हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए? एक वचन, अकारांत हो जिसके अंत में आ होता हो, यानी लघु आ आता हो, और वह सदैव पुल्लिंग होनी चाहिए। पुल्लिंग हो लेकिन एक वचन होनी चाहिए। ऐसा आ जाता है तो इनकी संज्ञाओं में किसका प्रयोग करते हैं? तो इनकी संज्ञाओं में ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने शब्द लिया लड़का, क्या लिया? लड़का। ये तो हमारा हो गया एक वचन। अब इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की। ये तो निर्विभक्ति वाला है। कैसा है? निर्विभक्ति रूप में हो जाएगा इसका लड़की। साविभक्ति क्या होगा? तो साविभक्ति हो जाएगा लड़का। लेकिन बात चल रही थी यहाँ पर कि संज्ञा सदैव एक वचन होनी चाहिए और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? उसके साथ ए जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा? जब वह एक वचन होगी और लेकिन कैसी होगी? पुल्लिंग होगी। लड़का कैसा है? पुल्लिंग है। और इसके अंत में क्या है? आ। ये का प्लस आ, लड़का। तो इसलिए इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? जब इसमें ए जुड़ जाएगा तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। जैसे हमने वाक्य प्रयोग में लिया, वाक्य प्रयोग में हमने लिया कि लड़कियां, एक वचन लिया कि लड़का पढ़ रहा या पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। आप सभी लोग बताएं कि इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? सभी लोग बताएं, फटाफट कमेंट करें कि इसका बहुवचन क्या बनेगा। कमेंट करें फटाफट। बहुत अच्छे, सबके कमेंट आ रहे हैं कि लड़के पढ़ रहे हैं। इसका बहुवचन क्या बना? कि लड़के पढ़ रहे हैं। सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसका एक वचन था लड़का पढ़ रहा है। अब इसका निर्विभक्ति रूप बनाया जाए तो इसका बहुवचन बन जाएगा, क्या बनेगा? कि लड़के पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ये तो था हमारा, ये था कौन सा वाक्य? कौन सा रूप है? साविभक्ति या निर्विभक्ति? बताइए। साविभक्ति। तो ये हमारा था निर्विभक्ति। कौन था? निर्विभक्ति। अब कहोगे क्यों था? इसमें क्या कोई कारक चिन्ह दिया गया है? देखिए इस वाक्य में कोई कारक चिन्ह है? तो इस वाक्य में कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा रूप है? तो ये हमारा है निर्विभक्ति रूप। बहुत से बच्चे सही बोल रहे हैं लेकिन बहुत से बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं में साविभक्ति है, लेकिन हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि साविभक्ति वो होते हैं जिनके साथ कारक चिन्ह होता है, लेकिन इसमें तो कोई कारक चिन्ह नहीं दिया गया है। अगला वाक्य हम लेंगे, इसमें आप बताइए कि लड़के ने पढ़ाई की।
ये कौन सा रूप है कि लड़के ने पढ़ाई की। ये तो है सविभक्ति का एक वचन रूप। क्या है? सविभक्ति का एक वचन रूप। अब बात आती है इसका बहुवचन कैसे बनेगा। तो आप सभी लोग बताएं कि इसका बहुवचन क्या बनेगा कि लड़की ने पढ़ाई की। ये तो इसका सविभक्ति का एक वचन रूप है। अब बहुवचन रूप क्या बनेगा? सभी लोग बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करें। तो सभी के आंसर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि लड़कों ने, क्या है? लड़कों ने पढ़ाई की। सविभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा कि लड़कों ने पढ़ाई की। समझ में आया आप लोगों को क्या बनेगा सविभक्ति का बहुवचन कि लड़कों ने पढ़ाई की। तो ये क्या बन गया? सविभक्ति का बहुवचन। बस इसके साथ जो इसका एक वचन था किसका? सविभक्ति का। तो उसके साथ बताइए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ था। बाकी देखिए एक बार कि लड़के ने पढ़ाई की। तो लड़के के साथ कारक चिन्ह आया, क्या आया? ने। तो इसलिए इसका बहुवचन क्या बन गया कि लड़कों ने पढ़ाई की। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो चलिए अब पढ़ेंगे आगे। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रहती हैं हमारे वचन में, क्या रहती हैं? अगला पॉइंट नोट करिए कि वचन में, या हमारे जो वचन टॉपिक है इसके महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण बात है। पॉइंट बनाइए। क्या बनेगा कि कुछ महत्वपूर्ण बात है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में नोट करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें रहती हैं? तो इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा, इसमें नियम नहीं चलेंगे, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। तो इसका पहला पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 1 कि ऐसी संज्ञा जिनके अंत में गण, जन, वृंद ऐसे शब्द जुड़ जाएं तो ये सदैव बहुवचन रहते हैं। कैसे रहते हैं? बहुवचन रहते हैं। ये जो इसमें जन, गण, वृंद जो शब्द दिए गए हैं ये क्या है? ये प्रत्यय के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? प्रत्यय के रूप में आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा कि ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के अंत में या प्रारंभ में? तो प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में। तो क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में जन, गण और क्या है? विरंद जैसे शब्द जुड़ जाते हैं। विरंद जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो ये बहुवचन बन जाते हैं। शब्द जैसे जुड़ जाते हैं तो इन्हें बहुवचन कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुवचन कहते हैं। क्या कि ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में
कौन कौन से शब्द जुड़े हों उनके अंत में जन, गण, बिरंद जैसे शब्द जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे जो शब्द होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे हमने शब्द लिया, क्या लिया? बालक। उदाहरण लिया हमने, जैसे बालक, ये तो एक हो गया। अगर इसमें जोड़ देंगे बालक गण, क्या जोड़ देंगे? बालक गण, तो ये एक से अधिक हो गए, यानी कि उन लोगों का एक गण, गुरु या समूह। तो ये जो समूह की बात आ जाएगी तो वे किसमें रहेंगे? एक वचन में या बहुवचन में, मतलब एक से अधिक हो जाएंगे तो ये किसमें आएंगे? बहुवचन में। जैसे हमने लिया दूसरा शब्द गुरुजन। गुरु शब्द है, ये संज्ञा शब्द गुरु है, ये तो एक वचन है। अगर इसमें जोड़ देंगे हम लोग क्या? जन, क्या जोड़ देंगे? जन, तो ये कैसे हो जाएंगे? गुरुजन, यानी कि एक से अधिक, तो ये भी हमारे हो जाएंगे बहुवचन। गुरुजन कैसा शब्द हो गया? तो गुरुजन हो गया बहुवचन शब्द। जैसे हमने एक और शब्द लिया, इसमें क्या लिया? अध्यापक गण। अध्यापक गण, अगर इसमें एक शब्द रहता अध्यापक, क्या रहता? अध्यापक, तो ये कैसी संज्ञा थी? एक वचन या बहुवचन? तो ये संज्ञा अध्यापक एक वचन संज्ञा थी, लेकिन इसमें गण अंत में जुड़ जाने पर, गण प्रत्यय लगने पर ये कैसा शब्द बन गया? तो गण प्रत्यय लगने पर ये बहुवचन शब्द बन गया। कैसा शब्द बना? ये बहुवचन, यानी कि अध्यापक गण कैसा शब्द है? बहुवचन। जैसे हमने इसमें एक और शब्द लिया, क्या? नारी वृंद। नारी वृंद या शिशु वृंद। शिशु वृंद जैसे शब्द ये सदैव किसमें आते हैं? तो ये सदैव शब्द आते हैं बहुवचन में। इनका प्रयोग किसमें होता है? बहुवचन में। ये तो पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर इसमें 2 क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 रहेगा हमारा कि ऐसे कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं। पॉइंट नंबर क्या है दूसरा? पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर हमारा 2 है कि ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन में आते हों। किसमें आते हों? बहुवचन में आते हों। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? पहले बनाएंगे ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन में आते हों। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं? जैसे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो शब्द है ये सदैव बहुवचन में आता है। हस्ताक्षर है, पिराण है, दर्शन है, नेत्र है, कान है, ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं। जैसे हमने एक वाक्य प्रयोग करके देखे, हमने वाक्य लिया, क्या लिया? आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा वाक्य सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा। वाक्य प्रयोग, जैसे हमने वाक्य लिया इसमें कि तुम्हारा बाल बहुत टूटा
टूट रहा है। इसी में दूसरा वाक्य हमारा इसमें कि तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। क्या है? तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो आप सभी लोग बताएं इसमें हमारा कौन सा वाला वाक्य सही रहेगा कि तुम्हारा बाल टूट रहा है या फिर तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है, ऐसे ही बोलते हैं क्या? तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। तो सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छे, सभी के आंसर सही आ रहे हैं कि तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। ये वाला हमारा वाक्य कैसा रहेगा? सही रहेगा। ऊपर वाला गलत हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं, ना कि बोलते हैं कि तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है। क्या एक बाल की बात हो रही है? जो बाल शब्द है ये भी हमारा किसमें रहता है? ये भी हमारा रहेगा बहुवचन में। कौन सा शब्द? बाल। इतनी बात समझ में आई? अब हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा उसे भी देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, तो इसमें हमारा पॉइंट तीसरा क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 3। तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा कि ऐसी संज्ञाएं जो सदैव एक वचन रहती हैं। पॉइंट बनाइए अगला कि ऐसी संज्ञाएं जो सदैव एक वचन रहती हैं। कैसी रहती हैं? एक वचन रहती हैं। जैसे हमने वाक्य लिया, शब्द लिया उदाहरण में, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं? जैसे चांदी, पुलिस, घटना, आंसू। आंसू कैसा शब्द है? आंसू बहुवचन शब्द है। आंसू सदैव किसमें आता है? आंसू सदैव आता है बहुवचन में। जैसे प्रजा, भीड़, जनता, ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे चांदी है, पुलिस है, भीड़ है, जनता है, जो हमारी संसद कैसा शब्द है? संसद भी एक वचन शब्द है। कैसा शब्द है? संसद एक वचन शब्द है। अब हम लोग जानेंगे इसका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग देखते हैं, आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा वाक्य सही रहेगा। वाक्य है हमारा घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। क्या सही है ये? पहुंच गई। इसी में हमारा दूसरा है कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। आप सभी लोग बताएं इसमें कौन सा शब्द सही रहेगा? गए या गई? मान लो गए। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा वाला वाक्य सही रहेगा कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई या फिर कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई।
तो इसमें कौन सा वाला वाक्य सही रहेगा, ऊपर वाला या फिर ये वाला? सभी लोग कमेंट करके आंसर दें फटाफट, सभी लोग बताएं इसमें कौन सा वाला वाक्य सही रहेगा। ऊपर वाला। तो इसमें हमारा सही वाक्य रहेगा ऊपर वाला। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। कितनी गई? तो कितनी पुलिस थी? 2 पुलिस। 2 थी? 4। नहीं भाई, तो ये सब वाक्य हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसमें हमारा सही वाक्य था कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। तो पुलिस कैसा शब्द है, तो पुलिस एक वचन शब्द है। अब घटना भी कैसा शब्द है, घटना भी एक वचन शब्द है। कितनी बात समझ में आई? तो अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि ऐसी संज्ञाएं या ऐसे व्यक्ति आदरणीय हो, जो उच्च पद पर हो, जो महापुरुष हो, वो सदैव किसके अंतर्गत आते हैं, एक वचन के अंतर्गत या फिर बहुवचन के अंतर्गत? वो सदैव आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, एक वचन या बहुवचन। तो वो सभी आते हैं बहुवचन के अंतर्गत। आदरणीय व्यक्ति, आदरणीयों पर व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति या किसी पद पर आसीन व्यक्ति, किसी पद पर आसीन व्यक्ति, कौन कौन से? आदरणीय व्यक्ति, किसी पद पर आसीन व्यक्ति और महापुरुष व्यक्ति, जो महापुरुष थे। तो आप सभी लोग बताएं हमारे महापुरुष कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महापुरुष, भीमराव अम्बेडकर, महापुरुष। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, आते हैं। कितनी बात समझ में आई? जैसे हमने वाक्य लिया, आप सभी लोग बताएंगे इसमें भी कौन सा वाक्य सही रहेगा कि मेरा दादाजी, मेरा दादा आया, मेरे दादाजी आए। या दूसरा वाक्य हमने इसी में लिया कि मेरे दादाजी आए। अब सही बोले, मेरे दादा जी आए। इसमें ये वाला वाक्य सही रहेगा कि मेरा दादा आया, या ये रहेगा कि मेरे दादाजी आए। सभी लोग बताओ। मेरे दादाजी आए। बहुत अच्छे। तो इसमें हमारा सही रहेगा कि मेरे दादाजी आए, ना कि आया। ये असामान्य शब्द है, तो ये वाला हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा, तो ये वाला वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। और सही कौन सा रहेगा? सही रहेगा कि मेरे दादाजी आए। इसी में हमने दूसरा वाक्य लिया, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया। क्या है कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, चढ़ गए। और इसी में दूसरा वाक्य है, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। क्या है कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। तो इसमें हमारा कौन सा वाक्य सही रहेगा? सभी लोग बताएं, फटाफट आंसर करें कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया या फिर भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए।
तो इसमें कौन सा वाक्य सही रहेगा? बहुत अच्छे। सेकेंड वाला कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, ये हमारा वाक्य कैसा हो गया? सही हो गया। ना कि ये वाला कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, तो ये वाला हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 5। तो अगला बिंदु रहेगा हमारा बिंदु नंबर 5। अगला बिंदु है जो हमारा अनेक शब्द है। अनेक शब्द कैसा है? बहुवचन। तो इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन एक ही होता है। क्या होता? अनेक शब्द। अनेक शब्द कैसा है? अनेक शब्द बहुवचन है। इसका एक वचन, इसका क्या है? इसका एक वचन। इसका एक वचन क्या होता है? इसका एक वचन एक ही होता है। एक ही होता है। समझे इस बात को? जो हमारा अनेक शब्द दिया होता है ये कैसा होता है? ये होता है बहुवचन। कैसा होता है? बहुवचन। और इसका एक वचन क्या होता है? तो इसका एक वचन होता है एक। अनेक और एक। अनेक का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? अनेक का विलोम एक होगा। समझे इस बात को? तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अगला पॉइंट हमारा रहेगा पॉइंट नंबर 6 क्या है? बिंदु नंबर 6। तो बिंदु नंबर 6 हमारा, इसमें जो शब्द लास्ट में लिखते हैं या है, जो इसमें है शब्द होता है, आप लोग बताइए एक वचन होता है या बहुवचन? कैसे होता है? बहुवचन। जो है शब्द होता है ये बहुवचन होता है, जो होता है ये एक वचन होता है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? प्रयोग एक वचन में होता है। इसमें होता है का प्रयोग, है का प्रयोग एक वचन में होता है। इसमें जो हमारा होता है दूसरा कौन सा? है। इसमें ये बिंदु लगी होती, चंद्र अंकी बिंदी कौन सी? विसर्ग है। इसका प्रयोग किसमें होता है? शब्द का प्रयोग। है शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। किसमें होता है? बहुवचन में होता है। इसी प्रकार रहा है शब्द। कौन सा शब्द? रहा है। एक वचन में आता है। किसमें आता है रहा शब्द? एक वचन में आता है। और जो शब्द होता रहे हैं, कौन सा शब्द? रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आ जाएगा बहुवचन के अंतर्गत। बहुवचन के अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा? जो रहे हैं ये आएगा बहुवचन में, और जो रहा है ये आएगा एक वचन में। जैसे इसका एक वचन क्या रहेगा? एक साइड लिखेंगे एक वचन और दूसरी साइड लिखेंगे बहुवचन। तो इसमें शब्द हमारा कौन सा है? अब है का बहुवचन क्या बन जाएगा? तो है का बहुवचन बन जाएगा, क्या बनेगा? है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है कौन सा?
रहा है, रहा है। इसका बहुवचन क्या बनेगा? तो इसका बहुवचन बन जाएगा रहे हैं, क्या बनेगा? रहे हैं। दूसरा है रही है, और दूसरा शब्द इसी में क्या है? रही है। ये कैसा है? ये है एक वचन। इसी में बोले तो इसका रही है का बहुवचन क्या बनेगा? रही, तो इसका बहुवचन बन जाएगा रही है। बिंदी लग क्या है? रही है। ये इसका बहुवचन बन जाएगा। समझ में आई आप लोगों को कितनी बात? तो आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और बेहतर तैयारी के लिए टॉपिक वाइज तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।